हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 में होने वाला है उसकी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जो आपके सीडीपी से रिलेटेड है, उन सारों पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको सीडीपी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप ज़रूर देखिएगा। अब इस वीडियो में हम जो आपका सीटेट का पेपर सेकंड होता है उसमें जो एसएसटी का पोर्शन है उसको कवर करेंगे और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ इसको कवर करेंगे। इसमें मैं जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डिड द ब्रिटिश कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर इंडिया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी कि जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, जिसको हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कैसे कंसोलिडेट किया, जो उनका कंट्रोल था इंडिया पर, यानी कि उनका जो राज चल रहा था। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहता है इसका जो राइट आंसर, बाय ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन फॉर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन अफेयर्स। जब 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जो रिवोल्ट हुआ, उससे पहले जो इंडिया पर रूल कर रही थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ पर जो शासन है वो चलाया जा रहा था। लेकिन 1857 की जो क्रांति होती है उसके बाद फिर जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश एम्पायर था, जो वहाँ पर इंग्लैंड में बैठे हुए जो रूलर्स थे, उनको क्या लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया को सही तरीके से संभाल नहीं पा रही है। तो इसके बाद 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, क्रांति हुई, उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर उसको ब्रिटिश क्राउन को क्या है वो दे दिया गया। तो ये चीज़ इसमें होती है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपका मतलब पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना कि कौन सा जो डेमोक्रेसी है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव फीचर नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन डिसीजन मेकिंग। हमें पता है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो लोग होते हैं उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती डिसीजन मेकिंग में। क्या होता है इसमें, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। जैसे हम स्टेट में बात करें तो जो एमएलएज होते हैं, अगर हम सेंट्रल लेवल पर बात करें तो जो हम एमपी है उनको इलेक्ट करते हैं। तो इसलिए जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है वो नहीं होता। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया इज नोन एज द लिटिल तिब्बत। ये जियोग्राफी से रिलेटेड है। अभी इंडिया का कौन सा ऐसा रीजन है जिसको हम लिटिल तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख जो कि हमारी यूनियन टेरिटरी है उसको हम क्या कहते हैं, लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो बाल्टिस्तान का जो रीजन है पाकिस्तान की तरफ, उसको भी लिटिल तिब्बत के नाम से जाना जाता है। तो और इसकी जो हाइट है वो 3000 मीटर, मतलब इतनी ऊंचाई पर स्थित है ये जो हमारा लद्दाख है, और इसी को हम लिटिल तिब्बत के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये सारे के सारे पहले आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इनको काफ़ी ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू। जो इंडिया का पेनिसुलर प्लेट्यू है उसका एक हमें जो गिवन ऑप्शन है उनमें से बताना भी कौन सा है उसका एक फीचर नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या कहता है, रिवर जो रिवर्स है महानदी एंड कृष्णा आर सम ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन द प्लेट्यू। ये कहता है जो महानदी और कृष्णा है ना, ये कुछ पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है इस प्लेट्यू की। ये हमारा गलत है, मतलब ये चीज़ सही नहीं है। जो हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू है मतलब वो चारों तरफ से क्या है, ऑलमोस्ट जो मतलब चारों तरफ से क्या है पानी से घिरा हुआ है, लेकिन मेन लैंड से कनेक्टेड है एक साइड से। द इंडियन पेनिसुलर प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन। यानी कि जो हमारे उत्तर भारत के मैदान है उनसे साउथ में पड़ता है ये।
इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट साइड। इसके उत्तर पश्चिमी साइड में जो अरावली हिल्स है, जो राजस्थान से शुरू होकर दिल्ली हरियाणा तक जाती है, वो इसका बॉर्डर बनाती है। मेकाले रेंज एंड महादेव हिल इन द नॉर्थ, जो मेकाले और महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं, जो रेंज है, वो इसके उत्तर में बाउंड्री बनाती है, उत्तर में। और वेस्ट, इसके बाद जो वेस्टर्न और जो ईस्टर्न घाट है ना, वो इसके ईस्ट और वेस्ट रीजन पर क्या है, बाउंड्रीज बनाता है। तो इस तरीके से हमारा पेनिसुलर प्लेटू है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसमें जो रिवर्स है जैसे कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, ये क्या है, ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, ये हमारी पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां हैं। और ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था कि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या है, इससे रिलेटेड गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर बनेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अफ्रीका इज करेक्ट। जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमें बतानी है अभी कौन सी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है, सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। क्या कहता है, इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस। यानी कि अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे हमारी तीनों जो रेखाएं हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये तीनों की तीनों गुजर, यानी अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे हमारी भूमध्य रेखा, हमारी कर्क रेखा और हमारी विषुवत रेखा, ये तीनों की तीनों इसमें से क्या है, पास होती है। और किसी भी कॉन्टिनेंट में ये तीनों की तीनों एक साथ पास नहीं होती। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। द साउथर्न पार्ट ऑफ द इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन द ऑटम बिकॉज। जो हमारा साउथ वाला पार्ट है जिसमें पर्टिकुलर जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, वहाँ पर ना ऑटम के सीजन में बारिश होती है। तो इसका रीज़न बताना है अभी, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो हमारा सेकंड राइट आंसर रहेगा, ये क्या कहता है, बिकॉज ऑफ विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। यानी कि जो हमारा मेन लैंड है, जो भारत का जो मेन लैंड वाला एरिया, वहाँ से जो विंड होती है, जो हवाएं होती है, उनका बहाव क्या है, वापस बे ऑफ बंगाल की तरफ हो जाता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ वापस हो जाता है। इसलिए जो ऑटम सीजन है उसमें क्या है, जो आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु के एरियाज है वहाँ पर बारिश देखने को मिलती है। यही इसके एक्सप्लेनेशन में बोला गया है। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन द ऑटम बिकॉज विंड मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। इट गेट्स रेन ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू द रिट्रीटिंग मानसून विंड्स। और जो यहाँ पर सर्दियों में जो बारिश होती है वो क्या होती है, जो मानसून की पवनें वापस लौट रही होती है उनकी वजह से होती है। तो ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर हमें 2 स्टेटमेंट दी हुई है। जो स्टेटमेंट ए है वो क्या कहती है, ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन अर्थ। हमें मून की जो एक साइड है वही अर्थ से दिखाई देती है। स्टेटमेंट बी क्या कहती है, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ अबाउट 27 days एंड टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। यानी कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ मतलब एक अपना पूरा जो राउंड लगाता है उसमें 27 days लेता है। तो ये 2 स्टेटमेंट है, इन्हीं से रिलेटेड हमें फिर क्या है, ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज़ करना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा कि ये दोनों ही स्टेटमेंट ए और बी दोनों की दोनों ट्रू है, और जो बी है वो एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। यानी कि वो अपना एक जो चक्कर है वो 27 दिनों में पूरा करता है, इसलिए हमें उसकी एक ही साइड हमेशा क्या है, दिखाई देती है। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंपोज इन ब्राज़ील एंड लेलोन्स इन वेनेजुएला आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये कुछ मतलब जो घास के मैदान है ना कंपोज, और ये दिए गए और पूछा गया कि ये किस तरीके की जो वेजिटेशन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो है ट्रॉपिकल। यानी कि दोनों ही जो ट्रॉपिकल टाइप की जो ग्रास लैंड है वो है, यानी कि ट्रॉपिकल घास के मैदान है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इंडियाज रिसर्च स्टेशन मैत्रेई इज लोकेटेड इन। इंडिया का एक रिसर्च स्टेशन बनाया गया है, तो वो बताना है कहाँ पर है। ये आप सब जानते ही होंगे, ये अंटार्कटिका में है। जो मैत्रेई इंडिया का सेकंड परमानेंट रिसर्च स्टेशन है जो कि इंडिया ने अंटार्कटिका में बनाया था। ये कब बनाया गया था, 1989 में बनाया गया था, इसको याद रखना है। और इससे पहले एक और था जिसका नाम क्या था, दक्षिण गंगोत्री, इससे पहले था।
वो क्या है, वो 1990 और 91 के टाइम पीरियड के ड्यूरिंग वो एक्टिव था, लेकिन बाद में वो क्या है बर्फ़ में दब गया, यानी कि उसको अबंडन कर दिया गया और उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद सेकंड जो रिसर्च अपना स्टेशन है वो है मैत्रेई, जो 1989 में क्या है बनाया गया था। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैच करना है। यहाँ पर हमारे सामने एक तरफ तो ABCDE करके दिया हुआ और दूसरी तरफ 1 2 से लेकर 5 तक हमें ऑप्शन दिया गया, तो हमें इनको मैच करना। ऑप्शन इसमें ऑप्शंस डालना ही मैं भूल गया, चलो कोई ना, इस क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे छोड़ दो, इसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इतने। विच ऑफ द फॉलोइंग may be considered as a primary source for understanding early humans in India, यानी कि जो इंडिया है वहाँ पर जो अर्ली ह्यूमंस थे उनके बारे में जानने का, उनके बारे में समझने का एक कौन सा मेन सोर्स है वो बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा रॉक पेंटिंग्स ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में जो रॉक पेंटिंग्स है वो देखकर हम जो अर्ली ह्यूमंस थे इंडिया के उनके बारे में हम क्या है पता लगा सकते हैं, या फिर उनके बारे में जानकारी है वो इकट्ठा कर सकते हैं। रॉक पेंटिंग्स ऑफ मध्य प्रदेश में बी कंसिडर्ड एज द प्राइमरी सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग अर्ली ह्यूमंस इन इंडिया। और इसके बाद जो भीमटेका रॉक शेल्टर है मध्य प्रदेश के, वो भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट बना दी गई है। ठीक है, तो इन चीज़ों से हमें क्या है जो अर्ली सोर्सेज थे, अर्ली ह्यूमन बींग्स जो इंडिया में थे उनके बारे में जानकारी है वो मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिलो आर गिवन टू स्टेटमेंट ए एंड बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट्स इन यूरोप 18 एंड 19 सेंचुरी। यूरोप में जो नेशंस इमर्ज हुए थे 18 और 19 सेंचुरी के ड्यूरिंग, उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट दी हुई है और हमें राइट आंसर चूज करना है। स्टेटमेंट ए देखो क्या कहती है। टिल द 18th सेंचुरी पीपल इन यूरोप सा देमसेल्व एज अ नेशन स्टेट, यानी कि 18वीं सदी तक आते आते जो यूरोप में लोग थे ना वो खुद को एक नेशन के तौर पर देखने लग गए थे, यानी कि एक राष्ट्र के तौर पर देखने लग गए थे। इससे पहले क्या थे, सारे अलग अलग स्टेट में डिवाइडेड थे मतलब, और ये स्टेटमेंट ए है। स्टेटमेंट बी क्या कहती है, ए कॉन्शियसनेस वाज क्रिएटेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी अमंग द पीपल दैट ईच लिंग्विस्टिक कम्युनिटी वाज ए सेपरेट नेशन। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर रहेगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जो बी है वो एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। हाउ डिड द हड़प्पन सिविलाइजेशन कम टू एन एंड। बहुत आसान क्वेश्चन है कि जो हड़प्पन सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, वो ख़त्म कैसे हुई। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे मतलब हमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज़ करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है राइट आंसर रहेगा, जिसमें ए, बी और डी पॉइंट आते हैं। ए पॉइंट कहता है इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। ऐसा माना जाता है कि वहाँ के जो रूलर्स थे, राजा थे, उनका कंट्रोल क्या है एक तरीके से ख़त्म हो गया, तो इसकी वजह से वो सिविलाइजेशन क्या है ख़त्म हो गई थी। बी कहता है दिस कुड हैव बीन डिफॉरेस्टेशन इन द एरिया। ऐसा भी माना गया है कि उस एरिया में बहुत बड़े लेवल पर डिफॉरेस्टेशन हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए, जिसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो गई। और डी पॉइंट है द रिवर्स ड्राइड अप प्रोबेबली। और इसके पीछे एक थ्योरी ये भी है कि वहाँ की जो रिवर्स थी, नदियाँ थी, वो शायद सूख गई थी, ऐसा माना जाता है। तो ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो माना जाता है कि एंड हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या कहता है। अंडर द महायान बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म की महायान जो शाखा बन गई थी, उसकी ब्रांच बन गई थी, उसके अंडर क्या हुआ था। कुछ हमें ऑप्शन दिए गए, हमें करेक्ट जो ऑप्शन है वो चूज़ करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। अंडर द महायान बुद्धिज्म स्टैचूज ऑफ बुद्धा वर मेड, यानी कि जो बुद्धा, जो लॉर्ड बुद्धा थे, जो बुद्ध थे, उनके जो स्टैचूज है वो बनाए गए। महायान जो ब्रांच थी उसमें इनके स्टैचू वगैरह है वो तैयार किए गए। और इसके जो मेन सेंटर थे जो इसके, वो थे मथुरा, तक्षशिला और सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द ट्राइबल पीपल।
ट्राइबल पीपल का जो हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शन है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दी गई है और हमें बतानी है कि कौन सी क्या है इनकरेक्ट है, गलत कौन सी है इनमें से वो बतानी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये स्टेटमेंट इससे रिलेटेड क्या है हमारी इनकरेक्ट है। क्या कहती है स्टेटमेंट, मोस्ट ट्राइबल ग्रुप्स केप्ट रिटर्न रिकॉर्ड्स, यानी कि ये मतलब गलत है, इनका जो रिटर्न रिकॉर्ड है वो नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा। हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ट्राइबल पीपल आर ट्राइबल सोसाइटीज हैव सेल्डम रिकॉर्डेड देयर ओन हिस्ट्री, यानी कि इन्होंने शायद ही अपनी जो हिस्ट्री है उसको रिकॉर्ड किया लिखित में, मतलब एक तरीके से, यानी कि रिटर्न रिकॉर्ड नहीं था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है इसमें क्या है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफेक्टिव टीचिंग ऑफ द सोशल साइंस वुड रिक्वायर, ये आपका पेडागोजी से है, जो सोशल साइंस की इफेक्टिव टीचिंग है उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ऑप्शन जो हमारा 4 है वो राइट आंसर रहेगा, जिसमें बी और डी ऑप्शन आते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें जरूरी है, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द लिटरेरी टेक्स्ट हाउएवर ओल्ड दे में बी, यानी कि हमें जो लिटरेरी टेक्स्ट है उनका क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा चाहे वो कितने ही पुराने क्यों ना हो। और ऑप्शन नंबर डी गिविंग प्राइमेसी टू द ट्रिंगुलेशन ऑफ द सोर्सेज, तो ये हमारा क्या है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेंसिटिविटी ऑन द सोशल जस्टिस इन अ क्लासरूम कैन बी इनकरेज्ड बाय, यानी कि क्लासरूम में जो सोशल जस्टिस है उसको हम किस तरीके से इनकरेज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा, जिसमें ए बी और सी पॉइंट आते हैं। तो इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी पेडागोजी का है। पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री वुड ट्राई टू, जो हिस्ट्री की पेडागोजी है वो क्या चीज़ करने की ट्राई करती है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा, जिसमें ए सी और डी आते हैं। ए पॉइंट कहता है कंस्ट्रक्ट हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेज, यानी कि जो हमारे पास सोर्सेज है उसके बेस पर हिस्ट्री है उसको कंस्ट्रक्ट करती है। सी कहता है हिस्ट्री इंगेज विद डिफरेंसेस इन इंटरप्रिटेशन एंड एक्सेप्ट द डोमिनेंट ऑफ कम्युनिटीज व्यूज। और ऑप्शन ये अपना डी था, ये भी करेक्ट है। इसमें हिस्ट्री व्यू इवेंट्स बाय स्टिग्रेटिंग देम विद इन द सोशो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 था, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये सही से टाइप नहीं हो पाया यहाँ पर, इसको छोड़ दो आप, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु क्वाइन द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंडिया में हम एक फ्रेज बार बार सुनते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विभिन्नता में एकता जिसको हम बोलते हैं, तो वो फ्रेज किसने क्वाइन किया। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ट्रू हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। यानी कि ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है फ्रेज, जवाहरलाल नेहरू ने क्या है इसको एक तरीके से क्वाइन किया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मेंबर्स इन लोकसभा आर नॉमिनेटेड एंड नॉट इलेक्टेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है। लोकसभा में कितने मेंबर है जो नॉमिनेट किए जाते हैं, जिनको हम इलेक्ट नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर 4 ट्रू होगा हमारा, हम सिर्फ 2 मेंबर है जो लोकसभा में उसको नॉमिनेट करते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते हैं। जो एंग्लो इंडियन समुदाय होता है उनके 2 मेंबर को जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो नॉमिनेट करते हैं। लोकसभा में 545 सीट है टोटल, जिसमें से 543 पर क्या है इलेक्शन होता है, और प्लस में जो 2 बच गए उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो नॉमिनेट करते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, किसी भी स्टेट के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सेंट्रल जो गवर्नमेंट है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द डी.के. बासु गाइडलाइन विच वर लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो डी.के. बासु की गाइडलाइन थी वो बतानी है कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, गाइडलाइन रिलेटेड टू द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द पुलिस अरेस्ट डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन, इससे रिलेटेड जो इनकी गाइडलाइन थी, तो ये इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। द मेन एम ऑफ अ सोशल साइंस टीचर शुड बी, जो सोशल साइंस का एक टीचर है उसका मेन एम क्या होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, द मेन एम ऑफ अ सोशल साइंस टीचर शुड बी
टू डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ द कनेक्शन बिटवीन ऑल एलिमेंट दैट शेप द सोसाइटी। यानी कि वो सारे एलिमेंट जो सोसाइटी को शेप करते हैं तो उनसे रिलेटेड अवेयरनेस है वो क्या है, डेवलप करनी चाहिए। ये एक जो सोशल साइंस का टीचर है उसका मेन एम होना चाहिए। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप फर्दर अपडेट के लिए और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी जिसमें आपकी पेडागोजी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डालने वाला हूँ। टॉपिक तो मैंने करवाई दी है, टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और इससे रिलेटेड हम और भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको और अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे।